गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 9 इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम सब्जेक्ट हिंदी। आज हम देखेंगे 21वां चैप्टर 21 चैप्टर जिसका नाम है क्रांतिकारी शेखर का बचपन। इसका साहित्य प्रकार है उपन्यास अंश और इसके राइटर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अज्ञे उनका उपनाम है। क्रांतिकारी शेखर का बचपन उनके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग एक का अंश है। यह उपन्यास 1940 में लिखा गया था। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन चरित्र है। शेखर का जीवन दर्शन स्वतंत्रता की खोज अर्जित है। यह लील पर चलने वाला नहीं है। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। वह विदेशी शासन का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीज़ों का चाहक था। अंग्रेजी के बजाय हिंदी भाषा का वह हिमायती था। बचपन के उसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास अंश में संकलित है। असहयोग गांधी जी के देश में चलाया हुआ एक आंदोलन है जिसमें ब्रिटिश सरकार का विरोध था और स्वदेशी आंदोलन भी उसमें समाया हुआ था। इस असहयोग में विदेशी जो कुछ भी चीज़ें थी उसका परित्याग करना, उसका तिरस्कार करना था और स्वदेशी चीज़ें उसमें समाविष्ट हुई थी। तो ये शेखर एक बालक है तो वो भी पूरी तरह इसी आंदोलन में बह गया। गांधी जी के विचारों से यह भी अभिभूत था और वो उसके गांधी जी के ही रंग में वो रंग गया। असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। सहयोग न देना। शेखर भी उसमें बढ़ने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। देश में असहयोग के आंदोलन की शुरुआत हुई और ये बालक है तो वो भी उसमें बहने का प्रयास करने लगा, चेष्टा यानी प्रयत्न करने लगा। और जब वो उसमें नहीं बह पाया तब हाथ को खेना यानी नाव को पानी से आगे ले जाना, वो उसमें प्रयत्नपूर्वक उसमें बहने लगा। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। विदेशी कपड़े यानी विदेश से आया हुआ जो कपड़ होता था उससे बनवाए हुए कपड़े। जो 2-4 मोटे देसी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना छोड़ दिया क्योंकि इतने विदेशी कपड़े उसके पास नहीं थे कि बाहर जा सके। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता था। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की समवेत पुकार उस तक पहुंचती, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। समवेत सामूहिक बहुत से कंठों की यानी ऐसी पुकार जब सुनने को आती तो वो अपने घर के ऊपर खिड़की के पास पहुंचकर उन लोगों के साथ जाने की चेष्टा करता, लेकिन घर से बाहर जाने की अनुमति उसको नहीं थी। लेकिन वो प्रयत्नपूर्वक उसमें बहने का वो प्रयास करता, जिसके कारण वो अपनी खिड़की में से ही वो नारे लगाना शुरू करता, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। मुंह काला होना यानी बदनाम होना, बोलबाला यानी प्रचलन। तब उसके प्राण पुलकित यानी प्रसन्न हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। इससे आगे वह जा नहीं सकता था। घर से अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुमति का न होना तो एक अंकुश ही था। अंकुश यानी नियंत्रण, अनुमति यानी आज्ञा, जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। घर से उसे जाने के लिए, उस आंदोलन में जाने के लिए अनुमति नहीं थी, एक तरह का नियंत्रण था
और उसे वहाँ न जाने को मिलता, जिसके कारण वो कोई ना कोई प्रयास करता रहता। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए, एक दिन की घटित घटना है यहाँ पर कि माँ से अतिरिक्त सब लोग घर से बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह पर ढेर लगा दिया। फिर लैंपे लाकर उस पर मिट्टी का तेल उड़ेला, क्योंकि तेल का बड़ा पीपा नौकरों के पास रहता था और वहाँ जाने तक की हिम्मत वहाँ तक जाने की शेखर के पास हिम्मत नहीं थी। यानी जो लालटेन होया करती थी उसमें जो लैंप में जो तेल था, मिट्टी का तेल, वो उसे उड़ेला और आग लगा। आग एकदम भभक उठी। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह हो काला। थोड़ी देर में माँ आई और थोड़ी ही देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, जलने लगे। यानी सभी के कपड़े इकट्ठे किए और आग जला दी। असहयोग की लहर में जो विदेशी चीज वस्तुओं का बहिष्कार था, जिसके कारण जितना भी विदेशी कापड़ होता था वो सब को जला दिया जाता था। तो यहाँ पे ये अपने घर में से जितने भी कपड़े मिले वो सबको उसने आग लगा दी और माँ के आने पर उसके गाल भी मानो विदेशी हो गए। और वो आग के चारों ओर घूमकर गाने लगा, दुश्मन का बोलबाला, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह हो काला। थोड़ी देर में माँ आई, उसके गाल भी विदेशी हो गए, जलने लगे, लेकिन ढेर राख हो गया था। जो कपड़े थे वो सब जल गए थे, राख हो गए थे। शेखर के मन में विदेशी मात्रा के प्रति घृणा हो गई, तृणा यानी नफरत। उसने देखा कि हमारे नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भरा हुआ है। उसने पुरानी बातें भी याद करी और नई भी। वह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उससे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते थे। यह भी कि वह शैशव यानी बचपन से ही अंग्रेजी बोलना जानता है, पर हिंदी अभी अभी सीख रहा है। उसकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। उसका पहला गुरु जिसके साथ दिन भर उसे बिताना होता था, एक अमेरिकी मिशनरी था जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं था, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा देता रहता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा यह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा और विदेशी ही उसकी माँ। उसके आत्माभिमान को बहुत धक्का सा लगा, जिसे मैं घृणित समझता हूँ, उसी विदेशी को माँ कहने के लिए बाध्य हूँ। उसने उसी दिन से बहुत लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा और अपनी आदतों में से हिंदी अभ्यासों को दूर करने लगा। तो शेखर के बचपन में दो घटनाएं उसके सामने पड़ी। जो उसका देखभाल करती थी, वो जो आया थी, वो ईसाई थी। ईसाई होने के कारण अंग्रेजी ही बोलती थी और जिसके साथ उसको पूरे दिन रहना पड़ता था, वो ईसाई होने के कारण उसको पहले से ही अंग्रेजी बोलना वो सीख गया था। लेकिन उसके पिता थे तो घर में भाइयों के साथ ही बातचीत में भी उसे अंग्रेजी ही बोलना कहा करते थे। उसके एक शिक्षक थे, अंग्रेजी मिशनरी थे। वो पढ़ाते तो कुछ नहीं, लेकिन पूरे दिन अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान दिया करते थे। तो मातृभाषा कौन सी है? जो हम पहले सीखते हैं। मातृभाषा माँ के मुख से सुनी हुई भाषा। अगर वो मातृभाषा है कि जो बच्चा सबसे बोलने में सबसे पहले जो सीखता है, तो यहाँ पे तो शेखर अंग्रेजी बोलना जानता है, लेकिन हिंदी अभी सीख रहा है। तो उसे लगा कि मैं जिसे घृणित समझता हूँ, जिसे मैं नफरत करता हूँ, वही उसे माँ कहने के लिए वो बाध्य, क्योंकि उसकी पहली
भाषा वो अंग्रेजी थी। उसने अपनी आदतों में से प्रयत्नपूर्वक चेष्टा यानी प्रयत्नपूर्वक से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा जिसे व्यक्त करने के और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताज़ा थी, इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। प्रस्तावना जो थी जो तो त्यो हथियाली, लेकिन कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ। एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, स्वाधीन यानी स्वतंत्र ऐसा भारत, लोकतंत्र लोकतांत्रिक लोकशाही भारत का विराट स्वप्न जिसके राष्ट्रपिता गांधी है और सिद्धि के लिए साधन है अनवरत कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहले टापू की छाप लेकर शेखर का नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। शेखर ने अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए नाटक लिखना आरंभ किया और जिसका नाम था एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, और उसने पूरी तरह वो नाटक पूरा हो गया। सुंदर देसी स्याही से उसकी प्रतिलिपि यानी उसकी जेरॉक्स तैयार की और उसे अपने पुस्तकों के नीचे छिपाकर रख दिया। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, इसलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया। सरस्वती को भी, अपने मित्र, अपने भाई जैसे मित्र को भी उसने वो नाटक नहीं दिखाया और वो अपने पुस्तकों के नीचे छिपाकर रख दिया। और हर समय जब जहाँ वह जाना जाता उसके मन में एक ध्वनि गुंजा करती, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता से अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने। शेखर के पिता एक दिन दौरे पर जा रहे थे। दौरा यानी किसी स्थान का निरीक्षण करना, और शेखर साथ था और शेखर भी उसके साथ जा रहा था। तो बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे। टहलना यानी घूमना। शेखर कुछ आगे, पिता कुछ पीछे पीछे। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। सिर से पैर तक देखना, भली भांति सूक्ष्म निरीक्षण करना। तो शेखर को जब उसको अंग्रेजी में नाम पूछा तो उसने पूरा उसे सिर से पैर यानी भली भांति उसे देखने प्रयत्न किया। शेखर को सिर से पैर तक देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था। सूट यो विदेशी कपड़ा हुआ। सूट पहने हुए था, सिर पर अंग्रेजी टोपी और उसके स्वर में अहंकार था। सिर पर अंग्रेजी टोपी थी और स्वर जो आवाज थी उसमें अहंकार था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया। कुछ इसलिए नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में
बात करते वह झिझकता था। झिझकना यानी संकोच अनुभव करना, इसलिए उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है। उसको लगा कि इसको तो अंग्रेजी आती नहीं है, क्योंकि शेखर को तो बचपन से ही वो बोलना ही अंग्रेजी में सीखा था। इसलिए वो लड़का और लड़के को लगा कि मेरा सामना करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। वह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं था, लेकिन कुछ और तनिक और रूप से कहा, माई नेम इज़, डू यू गो टू स्कूल? मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो? शेखर के पिता वहाँ न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता, लेकिन कुछ उत्तर अवश्य देता। उसके मन में यह संदेह उठ भी रहा था कि यह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहराता हो, अंग्रेजी उतनी जानता ही नहीं। पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा, उत्तर कोई नहीं दिया। घृणा यानी नफरत से, क्योंकि शेखर को अंग्रेजी भाषा से नफरत थी, इसलिए उसे लगा कि अंग्रेजी बोलना जानता ही नहीं, जैसे कोई पाठ दोहराता हो। पाठ दोहराने यानी एक बात को बार बार रिपीट करना, तो उसे लगा कि ये कोई पाठ ही दोहरा रहा है, और उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। उसके पिता उसके पीछे ही थे, शायद इसलिए भी नहीं और शायद इसलिए भी नहीं कि उससे अंग्रेजी पिता न होते तो वो अवश्य उसे कुछ कहते, हिंदी में तो अवश्य कुछ उसे सुनाता। पिता क्रुद्ध स्वर में कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देते? पिता शेखर और भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया? मुंह टूट गया है? तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्ताखी यानी अशिष्टता, गुस्ताखी करने से बच गया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू है, किसी के सामने तो बोल ही नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया। शेखर एक जीवनी भाग 1 से यह उपन्यास लिया गया है। तो एक बालक है और एक बालक मन की स्वाधीनता आंदोलन के समय जो असहयोग की लहर थी, उसके रंग में ये शेखर वो रंग चुका था। विदेशी कपड़े का उसने परित्याग किया था। विदेशी भाषा जो इंग्लिश भाषा थी उसे भी उसने छोड़ दी थी। उसको घृणा समझता था। यहाँ पे मातृभाषा शब्द आता है, तो जो माता द्वारा सीखी हुई जो भाषा होती है, जो बालक होता है, वो सबसे पहले जो शिशु होता है, वो जो सबसे पहले जो शब्द बोलना सीखता है वो उसकी मातृभाषा होती है। तो यहाँ पे शेखर और भी घृणित हो गया। उसने सोचा हमारे नसी नस में विदेशी का आतंक भरा हुआ है, क्योंकि उसकी तो पहली आया ईसाई थी, अंग्रेजी ही बोलती थी। तो शेखर को लगा और प्रयत्नपूर्वक वो अंग्रेजी भाषा को अपने जीवन में से निकालने लगा। जब उस लड़के ने उससे प्रश्न पूछे, वो तो अंग्रेजी जानता ही था, लेकिन वो लड़का नहीं जानता था पाठ करना, यानी 1 ही 2-4 सेंटेंस अगर उसने सीख लिए हो तो उसी सेंटेंस को बार बार दोहराना। उसने उसका उत्तर भी नहीं दिया। जब पिता ने कान पकड़ कर पूछा, लेकिन उसी समय ट्रेन आ गई और वो उत्तर देने की गुस्ताखी करने से बच गया। दूसरे दिन माँ से वो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे तो सब बुद्धू है, किसी के सामने बोल ही नहीं निकलता। लेकिन शेखर के मन में जो था वो उनके पिता नहीं जानते थे। अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए शेखर ने एक नाटक लिखा था और वो नाटक की प्रतिलिपि
एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, ऐसा उसने नाटक लिखा था और उसने प्रमाणित करने के लिए उसकी प्रतिलिपि भी तैयार की हुई थी और वो अपने आप को बड़ा लेखक भी समझता था और वैसे वो प्रयत्नपूर्वक ये असहयोग की लहर में बहने का प्रयत्न करने लगा था। तो विद्यार्थी मित्र, ये उपन्यास आप अच्छे से पढ़ना, इसकी एक्सरसाइज और प्रश्न के उत्तर अच्छे से लिखना। इसके बाद का लेक्चर, इसके बाद का चैप्टर जो होगा हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।